हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जामिनेशन पॉइंट। मैं सृष्टि चौहान आपको जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूं। जैसे कि आप जानते हैं, जेल प्रहरी में हिंदी 20 मार्क्स की आती है, तो हिंदी पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना कि बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना। आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन जो 5 दिसंबर 2015 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है, मरकत, जवाहर या माणिक ये किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन से कंचन, हरिप्रिया, चंचला, मणि। तो अपन ऑप्शंस में से देखेंगे कि कंचन शब्द का अर्थ होता है सोना यानी गोल्ड यानी स्वर्ण। हरिप्रिया का मतलब होता है हरि की प्रिया यानी विष्णु जी की प्रिया मतलब लक्ष्मी जी। चंचला का मतलब भी लक्ष्मी जी ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणि, क्योंकि मणि का पर्यायवाची होता है मरकत, जवाहर या माणिक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अपकृत्य में उपसर्ग है। ऑप्शन से उप, आ, अप या अनु। आप जानते होंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो उपसर्ग भी दो शब्दों से मिलके बना है, उप प्लस सर्ग, जिसमें उप का मतलब क्या होता है समीप मतलब पास में, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना मतलब उसकी रचना करना या नया चीज बनाना। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि किसी भी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। और उपसर्ग ऐसे शब्दांश रहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। मतलब किसी भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, उसके स्टार्टिंग में जो शब्दांश लगते हैं वो अपने उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपकृत्य में कृत्य एक अलग वर्ड हो गया और अप जो हैगा वो शब्दांश हो गया। तो हमारा आंसर होगा अप। कृत्य शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य या कार्य या अनुष्ठान, और अप का अर्थ होता है किसी भी चीज का बुरा होना या अभाव होना, तो वो कहलाता है अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के आंकलन को। आप जानते हैं वर्णमाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जो है ABCD। और अगर हिंदी में देखें तो आप जानते हैं कि अ आ इ ई और क ख ग घ मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। तो जिसमें अ आ इ ई रहते हैं वो स्वर रहते हैं, और क ख ग घ क्या रहते हैं? व्यंजन रहते हैं। उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो टोटल 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर रहते हैं और 35 क्या रहते हैं? व्यंजन रहते हैं। और अगर लेखन के आधार पर देखा जाए तो टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर रहते हैं और बाकी 35 क्या रहते हैं? व्यंजन रहते हैं, और 4 जो रहते हैं वो संयुक्त व्यंजन रहते हैं। अगर ये सारे वर्ण व्यवस्थित रूप से अरेंज्ड हो, मतलब व्यवस्थित समूह में हो, तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वटोली का पर्यायवाची है, मतलब वटोली शब्द का समानार्थी या पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन से यात्री, रात्रि, सहयात्री या पथ। तो देखिए, पथ शब्द का अर्थ होता है रास्ता यानी वे, सहयात्री का मतलब होता है साथ में यात्रा करने वाला, रात्रि का मतलब होता है रात, और यात्री का मतलब होता है वटोली। तो वटोली शब्द का पर्यायवाची होता है यात्री, मतलब यात्रा करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन से काम सिलसिला, सिलसिला कर्म, कम सिलसिला या काम कम। जैसे कि आप जानते होंगे कि शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है। शब्द युग्म में युग्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। मतलब दो शब्द मिल जाते हैं तो पेयर बनाते हैं। तो मतलब इसमें दो शब्द तो आएंगे ही सही।
अब इन दो शब्द का जब उच्चारण करते हैं, उच्चारण में बहुत कम अंतर होता है, लेकिन जब इनकी मीनिंग की बात करें, मतलब इसके अर्थ की बात करें, तो इन दोनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। तो इसमें से हमारा आंसर होगा काम सिलसिला। काम सिलसिला में दोनों शब्द जो है इनका मीनिंग सेम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ऑप्शन है भगिनी बहन, भिक्षा भिकारी, मूल्य मोल, मानुष मानुस। तो आप जानते होंगे कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे आकर हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, और तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द तो होते हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके, परिवर्तन करके उसको हिंदी भाषा में यूज़ करें, तो वो होते हैं तद्भव। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है, जैसे भागिनी है तो भागिनी एक तत्सम शब्द है और उसका तद्भव बहन होता है या नहीं होता है, ये अपने पता लगाना है। ऐसे चारों ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि पहला वर्ड तत्सम है और दूसरा वर्ड तद्भव है या नहीं है। तो भागिनी बहन, भागिनी में पहला वर्ड क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव क्या है? बहन होता है। मूल्य तत्सम है और उसका तद्भव क्या है? मोल है। मानुष तत्सम वर्ड है और उसका तद्भव क्या है? मानुस है। लास्ट ऑप्शन में हम देखते हैं भिक्षा भिकारी। तो भिक्षा जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, रियल तत्सम शब्द क्या होता है? भिक्षाकारी होता है। तो हमारा ऑप्शन का कौन सा सही हो जाएगा? ब, भिक्षा भिकारी, ये अशुद्ध विकल्प है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग में सर्ग का अर्थ है। ऑप्शन है सृष्टि करना, निर्माण करना, रचना करना, उक्त सभी। जैसे कि आप जानते हैं कि उपसर्ग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग, जिसमें उप का मतलब क्या होता है? समीप, और सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि करना, और सृष्टि करना को ही निर्माण करना भी बोलते हैं, रचना करना भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन द, उक्त सभी। 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, विद्यादान का समास विग्रह है। विद्यादान का समास विग्रह है। ऑप्शन है विद्या को दान, विद्या का दान, विद्या से दान, विद्या के लिए दान। देखिए आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर शब्द बनते हैं, जिसका मीनिंग निकलता है, वो क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। अब इसमें क्या करना है? हमें समास को विग्रह करना है, अलग करना है। तो हमें दे क्या रखा है? विद्यादान। तो इसको अलग करेंगे, विग्रह करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा ये पता करना है। आप जानते हैं कि समास कितने टाइप्स के होते हैं, उसके भेद कितने हैं? तो 6 टाइप के समास होते हैं। तो पहला क्या होता है? अव्ययी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय, चौथा द्विगु, 5वां होता है द्वंद्व समास, और 6वां होता है बहुब्रीहि समास। अब जो इसमें तत्पुरुष समास होता है उसके भी 6 अलग अलग पार्ट्स हैं। तो 6 उसके भेद कौन कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, और है संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अगर विद्यादान को विग्रह करेंगे तो इसका आंसर होगा विद्या का दान, जो कि एक तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष में भी जो 6 भाग थे उसमें से कौन सा है? ये संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है? का लोप होता है, मतलब का लुप्त हो जाता है। तो विद्यादान का समास विग्रह क्या हो जाएगा? विद्या का दान। अगर इसकी जगह आपसे ये पूछ लिया जाए कि विद्यादान में कौन सा समास है, तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष, और अगर तत्पुरुष के भेद दे दिए जाए तो इसका आंसर होगा संबंध तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है, जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान हो वह कहलाती है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जो दोनों पद रहते हैं वो दोनों पद प्रधान होते हैं, और उनको अगर विग्रह करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं, तो उन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या लिखा जाता है? और लिखा जाता है, अथवा लिखा जाता है, या लिखा जाता है। तो इसका आंसर द्वंद्व समास तो नहीं होगा। अब देखते हैं अव्ययी भाव को। अव्ययी भाव में क्या होता है कि जो पहला पद रहता है
फर्स्ट पद वो क्या होता है, प्रधान होता है। लेकिन जो इसका दूसरा पद रहता है उसमें क्या रहता है, संज्ञा होती है या विशेषण रहता है। तो इसका आंसर अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा और द्वंद्व समास भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पहला वर्ड नहीं होता है प्रधान, लेकिन जो दूसरा वर्ड रहता है वो प्रधान होता है और उनके बीच में जो दोनों पद है, फर्स्ट और सेकंड वाले, उनके बीच में जो विभक्ति का चिन्ह रहता है वो लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। जैसे राजा का कुमार को क्या बोलते हैं, राजकुमार बोला जाएगा। धर्म ग्रंथ का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्म का ग्रंथ। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है वो है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन से, राजीव अपने माता पिता का निर्भर रहता है, राजीव अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, राजीव अपने माता पिता का निर्भर रहता है, और ऑप्शन द है, राजीव अपने माता पिता पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन से, दंत, तालव्य, ओष्ठ, कंठ्य। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, दंत्य। दंत में उच्चारण स्थान क्या रहता है, दांत। तो दांत से हम कौन से वर्ड बोल सकते हैं, त वर्ग के वर्ड्स बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, स बोल सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे ओष्ठ्य। तो ओष्ठ्य में क्या होता है, ओंठ को, होंठ का हमारा उच्चारण स्थान रहता है। तो होंठ से हम कौन से वर्ड बोल सकते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग के। उसके बाद है कंठ। कंठ से हम कौन कौन से वर्ड बोल सकते हैं, अ, आ, अह, क वर्ग और ह। तो हमारा आंसर क्या होगा, तालव्य होगा। तालव्य क्या होता है, तालू को बोलते हैं। तालू कौन सा पार्ट रहता है, हमारे मुंह के अंदर जो ऊपर की ओर जॉ रहता है, मतलब जबड़ा रहता है, उसके पीछे की साइड का भाग रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं। तो तालव्य से हम कौन कौन से वर्ग बोल सकते हैं, च वर्ग बोल सकते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ई, बड़ा ई, च वर्ग और य और श बोल सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, हरि मुख मानो मधुर मयंक। इसमें अलंकार क्या है। पहला है उपमा, दूसरा है संदेह, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है प्रतीक। देखिए एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। पहला है उपमा। तो उपमा क्या होता है, उपमा में 4 अंग होते हैं। तो पहला अंग क्या होता है, उपमेय, दूसरा होता है उपमान। ये जो है दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, उपमेय और उपमान। अब उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए, मतलब जिसकी समानता दी जाए, और जिससे समानता दी जाए वो होता है उपमान। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी भी समान धर्म को लेकर उपमेय और उपमान दोनों की तुलना की जाए, वो होता है उपमा अलंकार। तो इसका आंसर ये करेक्ट नहीं होगा, तो उपमा इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे संदेह। तो संदेह अलंकार में क्या होता है, जो उपमेय रहता है उसमें उपमान का संदेह होता है, डाउट रहता है, इसलिए इसका आंसर संदेह भी नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे प्रतीप। तो प्रतीप में क्या होता है, उपमेय को उपमान बना दिया जाता है और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। ये जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है उपमा अलंकार का। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा क्यों होगा, क्योंकि इसके जो बोधक वर्ड है वो कौन कौन से हैं, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। अब इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना होती है। उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ पर भी व्यक्त की जाए उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और इसमें क्या आ रहा है, मानो आ रहा है, और मानो किसका बोधक वर्ड है, उत्प्रेक्षा का बोधक वर्ड है। तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। किसी भी शब्द के अंत में जो दूसरा शब्दांश जोड़ा जाए उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन से, समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, ऐसे शब्दांश रहते हैं जो शब्द के
आगे जोड़े जाते हैं, मतलब पहले रहते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। तो यह आंसर तो नहीं होगा। समास में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा शब्द जो रहते हैं वो दोनों मिलकर एक नया मीनिंगफुल वर्ड, मतलब सार्थक वर्ड बनाते हैं, वो कहलाते हैं समास। तो इसका आंसर समास भी नहीं होगा और इसका आंसर उपसर्ग भी नहीं होगा। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसको यूज़ करने के बाद ये नहीं पता पड़ता है कि हमने पुरुष के लिए किया है कि स्त्री के लिए किया है, कौन सा लिंग के लिए किया है, कौन से वचन के लिए, एक वचन के लिए किया है कि बहुवचन के लिए किया है। तो ऐसे वर्ड्स जो रहते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। और उनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे जब हम पुरुष के लिए भी यूज़ करते हैं, स्त्री के लिए भी करते हैं, एक वचन के लिए भी, बहुवचन के लिए भी करते हैं। तो अव्यय भी इसका आंसर नहीं होगा, समास भी होगा नहीं और उपसर्ग भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रत्यय होगा। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के एंड में लगाए जाते हैं, उसके बाद में लगाते हैं और वो मूल शब्द में क्या करते हैं? परिवर्तन ला देते हैं और नया शब्द बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं प्रत्यय। 14th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 5 और 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब इसमें संधि क्या होता है? स्वर के बाद स्वर, यानी दो स्वरों के मिलने के बाद जो चेंजेस आए वो क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। अब इसकी 5 टाइप्स होते हैं। 5 कौन कौन सी होती है? एक होती है दीर्घ, दूसरी होती है गुण, तीसरी होती है वृद्धि, चौथी होती है यण संधि और 5वीं होती है अयादि संधि। 15वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? जैसे कि आप जानते हैं प्रत्यय कहाँ यूज करते हैं? शब्द के एंड में, पीछे यूज होता है। और उपसर्ग कहाँ यूज होता है? शब्द के आगे यूज होता है। ऑप्शन से लोग, गण, वर्ग या प्रेस। बहुत सारे इंसान मिलकर क्या कहलाते हैं? लोग कहलाते हैं। गण भी समूहवाचक प्रत्यय है और वर्ग भी समूहवाचक प्रत्यय है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेस। प्रेस समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। 16th क्वेश्चन है हमारा, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन से कान पकना, कान में दर्द होना, चुगली करना या गीत सुनना। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुगली करना। आपको मुहावरे अच्छे से याद करना है। इसमें मुहावरे लोकोक्ति आती है तो आप उसको अच्छे से याद करके जाएंगे। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चुगली करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। मतलब कौन सा वाक्य है? ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ऑप्शन है विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या संदेहवाचक। विधिवाचक क्या होता है? विधिवाचक ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी बात के होने का बोध होता है, वो विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। लेकिन संदेहवाचक क्या होता है? जिसमें किसी बात का संदेह हो, डाउट हो, वो कहलाते हैं संदेहवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होता हो, वो संकेतवाचक कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा इच्छावाचक। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि एक इच्छा व्यक्त की जा रही है, मतलब विश कर रहे हैं हम ये विश कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए कि भगवान करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। तो ये हमारी विश है, मतलब इच्छा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इच्छावाचक। अगला क्वेश्चन है, अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है। किसका कथन है? ऐसा किसने कहा था कि अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन से आचार्य विश्वनाथ, मैथिली शरण गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप जानते हैं अलंकार क्या होते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, मतलब गहने। अब जैसे कि सोने के गहने पहने कोई स्त्री ने, तो उससे क्या होता है कि उसके शरीर की शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाना है कविता की, तो उसमें अलंकार का यूज होता है। तो अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो ऑप्शन द हमारा करेक्ट होगा। 19th क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना लोकोक्ति का सही अर्थ है।
देखिए, आप मुहावरे और लोकोक्ति दोनों करके जाएंगे, वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं दोनों, तो आप उनको अच्छे से देख के जाना। ऑप्शन से भूखा रहना, घोर कठिनाई का सामना करना, परिश्रम से घबराना या पराजित होना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? घोर कठिनाई का सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 लोक से मथुरा न्यारी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन से बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना या कृष्ण भक्त होना। तो लोकोक्ति क्या होता है? जो भी व्यक्ति है वो अपने जीवन के अनुभवों को संक्षिप्त में व्यक्त करे और वो समय की कसौटी पे खड़े उतरे, उनको क्या कहते हैं? कहावत भी बोलते हैं, सुभाषित भी बोलते हैं और लोकोक्ति भी बोलते हैं। जैसे 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका मतलब क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा किसी की बढ़ाई करना। इसके बाद देखेंगे तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है ये आपको बताना है। तो आप तत्सम और तद्भव भी अच्छे से करके जाएंगे। तत्सम हमने देखा था कि कौन से वर्ड होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं हिंदी में, मतलब संस्कृत से उठाया और हिंदी में हमने उसको यूज़ कर लिया। तो ऑप्शन से अकाज, आम, आषाढ़, आश्रय। तो आप ऑप्शन जब देखेंगे तो इसमें आपको आकाश दिखेगा। आकाश क्या है? एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होता है? अकार्य होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे आम पे। तो आम जो है वो भी एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द है वो होता है आम्र। इसके बाद देखेंगे आषाढ़ और आश्रय। तो इस क्वेश्चन में आपको दो आंसर सही दिए हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? या तो आषाढ़ होगा या आश्रय होगा, क्योंकि आश्रय जो है वो एक तत्सम शब्द है और उसका जो तद्भव होता है वो होता है आसरा। और आषाढ़ जो है वो भी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है आषाढ़। तो ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। ऑप्शन में या तो आषाढ़ आएगा या तो आश्रय आएगा। 2 ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में करेक्ट नहीं हो सकते, तो या तो इसका आंसर आषाढ़ होगा या इसका आश्रय होगा। 22nd क्वेश्चन देखें तो 22nd क्वेश्चन है, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक युग्म सही नहीं है, मतलब गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा भाग्य दुर्भाग्य, क्योंकि भाग्य और दुर्भाग्य गलत युग्म है, क्षत्र और छत्र सही युग्म है, सूची और सूची सही युग्म है और तरंग और तुरंग भी सही युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहूत का विलोम है। आहूत का विलोम क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं, अनाहुत, विनाहुत, नाहुत या इनमें से कोई नहीं। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड को बोलते हैं विलोम शब्द, यानी हिंदी में बोलेंगे विपरीतार्थक। तो विलोम शब्द जो होता है आहूत का क्या हो जाएगा? अनाहुत हो जाएगा। तो ऑप्शन अ करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, ये कौन सा रस है? ऑप्शन से विभत्स, अद्भुत, भयानक या इनमें से कोई नहीं। तो अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि इसमें विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु या घटना का वर्णन किया है। अब आश्चर्यजनक मतलब आश्चर्य आ रहा है इसमें स्थायी भाव, तो आश्चर्य स्थायी भाव किसका होता है? अद्भुत रस का होता है। विभत्स का क्या होता है? इसमें स्थायी भाव रहती है घृणा। भयानक में डर यानी भय को स्थायी भाव माना जाता है। और अद्भुत में क्या होता है? आश्चर्य स्थायी भाव होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ब करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सम प्लस कृति का संधि शब्द क्या होगा? दोनों को ऐड करने के बाद कौन सा वर्ड बनेगा? ठीक है, तो ऑप्शन से समकृति, संस्कृति, संस्कृति या संकृति। तो इसका आंसर क्या होगा? संस्कृति होगा। अब जब भी वर्ड आए सम और उसके बाद क्या लिखा हो? कृति लिखा हो या फिर कृत लिखा हो या करण लिखा हो या कार लिखा होगा, तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि स तो ऑलरेडी है और उसके बाद म का अनुस्वार होके स और आ गया और कृति आ गया, तो क्या हो जाएगा? संस्कृति आंसर होगा हमारा।
अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है? विभावानु, भावव्य विचारी, संयोग दस, निष्पत्ति। ऑप्शन से आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन ब आचार्य भरत, ऑप्शन स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आचार्य भरत। 27वां क्वेश्चन देखेंगे। 27वां क्वेश्चन है, जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो, उसमें एक ही व्यक्ति का वर्णन हो, वो क्या कहलाती है? अब ऐसे व्यक्ति या वस्तु जिसमें जाति का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक कहलाते हैं। तो इसका आंसर ये करेक्ट नहीं होगा और ऑप्शन नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे मनुष्य में देखा जाए तो लड़का या लड़की है तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। मतलब ऐसे शब्द जिसमें वस्तु के या व्यक्ति के गुणों का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक कहलाते हैं। तो जातिवाचक भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, भाववाचक भी सही नहीं है। भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्रेम, ईर्ष्या, दया, ये सब क्या है? भाव है या गुण है। तो जिसमें शब्दों में इन सब का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब जैसे ऐसे शब्द जिसमें द्रव्य या पदार्थ का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक। एग्जाम्पल के लिए देखें तो सोना, चांदी, पीतल ये सब पदार्थ है, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक शब्द कहलाएंगे या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब ऑप्शन ब देखेंगे। ऑप्शन ब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो कोई व्यक्ति को या वस्तु को बोध कराए वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। एग्जाम्पल है राम, कृष्ण, आगरा, मुंबई, ये सब क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्प में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, तो उसको हमको बताना है कि ये चार ऑप्शन में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन से न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश या न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यायाधीश होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है, मतलब अपोजिट नहीं है? ऑप्शन है अनाथ सनाथ, आदि अंत, अर्ध अपूर्ण, अग्रज अनुज। विपरीतार्थक कौन सा होते हैं शब्द? जो विलोम शब्द होते हैं। तो हमें ये पहचानना है चार ऑप्शंस में से जो नहीं है, विलोम शब्द नहीं है। तो अनाथ सनाथ विलोम शब्द है, आदि अंत भी विलोम शब्द है, अग्रज अनुज भी विलोम शब्द है। अर्ध का मतलब होता है आधा और अपूर्ण मतलब होता है पूरा नहीं, तो ये हमारा विलोम शब्द नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, अर्ध अपूर्ण। लास्ट 30th क्वेश्चन हमारा है, मदद देना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन है कंधा पकड़कर चलना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कंधा देना, कचूमर निकालना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंधा देना, ऑप्शन स। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।